Good morning, everyone. Good morning, ma'am. We are fine, and what about you? I am also fine, बेटा। आज के सेशन में आप लोगों को हम शब्द के अर्थ के आधार पे शब्दों के भेद के बारे में बताएंगे, ठीक है? तो चलिए बुक शेयर कर रहे हैं। Yes, ma'am. आप लोगों ने पिछले सेशन में पढ़ा था पद के आधार पे शब्दों के हिंदी भेद। पदार्थक बचा हुआ है। हाँ बेटा। हिंदी पदार्थी शब्द। हाँ। मैम विपरार्थी शब्द बचा हुआ। हाँ, इसमें जो है तो अर्थ के आधार पे शब्द के भेद में एकार्थी शब्द के बारे में हमने बताया था आप लोगों को और अनेकार्थी शब्द के बारे में, है ना? दो चीजों के बारे में बताया था। चलिए एक बार रिवाइज हो जाए, थोड़ा सा पूछते हैं। चलिए प्राची, बेटा आप बताओगे एकार्थी शब्द किसे कहते हैं? जिन शब्दों का एक ही अर्थ होता है उसे एकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे आराधना, तपस्या, अहंकार, घमंड। आकृति आप बताइए अनेकार्थी शब्द क्या होता है? आकृति मैम जैसे रचना, कुशाल। बताइए अनेकार्थी शब्द की पहले परिभाषा तो बताइए आप। जिन शब्दों के एक से ज्यादा अर्थ होने वाले शब्द को एकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे धन, जैसे धन, हाथ, हाथी। धन, हाथ, हाथी, ठीक क्या? जैसे काल आप लीजिए, काल का अर्थ समय भी है, मृत्यु भी है, यमराज भी है। धन, धन का मतलब बादल होता है, भारी भी होता है, थोड़ा भी होता है, तो घना भी होता है ना। यानी जहाँ पर एक शब्द किसी शब्द का एक अर्थ हो वहां पर एकार्थी शब्द होता है, जहाँ पर किसी शब्द के अनेक अर्थ हो वहाँ अनेकार्थी होता है। और पर्यायवाची, तीसरा आपका पर्यायवाची, यानी जिन शब्दों के अर्थ में समानता होती है, यानी एक जैसे अर्थ को बताने वाले शब्दों को हम पर्यायवाची कहते हैं। पर्यायवाची में कभी जो है तीन भाग किया गया है। पूर्व पर्यायवाची यानी जो शब्द का स्थान पे हम दूसरे पर्यायवाची शब्द को रख सकते हैं ना। वाक्य में एक शब्द के स्थान पर दूसरा शब्द रखना में अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो वहां पर पूर्व पर्यायवाची शब्द होता है। जैसे नेत्र के स्थान पे आंख, नहीं बहुत लिख सकते। पूरा पूर्व पर्यायवाची है जो एक प्रसंग में तो पूर्ण है, यानी एक अगर हम किसी वाक्य में इसका प्रयोग करते हैं तो वहां के लिए वो सही है, लेकिन उसी चीज को अगर हम दूसरे वाक्य के लिए प्रयोग करते हैं तो वहां वो सही नहीं है। जैसे टांगना, लटकाना, टांगना लटकाना एक ही प्राय है, लेकिन इनका अगर हम कह दें कि खूंटी पे बसा टांग दो तो वहां सही नहीं है। लटकाना मतलब टांगना सही है, लेकिन लटकाना अगर कर दे तो वहां पर वो नहीं सही है। अब पूर्व पर्यायवाची इसमें है जो सब एक दूसरे से मिलते जुलते अर्थ को प्रकट करती हैं, लेकिन उसमें भेद होता है। जैसे कि अंतरिक्ष, अंतरिक्ष जो है आकाश का प्राय है, लेकिन हम अंतरिक्ष यान को आकाशयान नहीं कर सकते हैं, क्योंकि या सुनने में भी अच्छा लगेगा और उसमें कुछ अंतर है ना। अगला आपको पर्यायवाची शब्द, देखिए बहुत सारे पर्यायवाची शब्द यहाँ दिए गए हैं और जहां तक आप लोगों को याद भी होगा बहुत सारे, इसको आप लोग नोट्स कर लीजिएगा, ठीक है? उन पर्यायवाची शब्दों को नोट्स कर लीजिएगा। जो आप लोगों को नहीं याद होगा, जो याद होगा उसको भी कर लीजिएगा, इसको पूरा आप नोट कर लीजिएगा।
तो ये आपके अर्थ के आधार पे था। अब आपका आता है विलोम शब्द। विलोम भी आप लोग पढ़े हैं, ऐसे शब्द जिसका अर्थ शब्द से उल्टा हो यानी विपरीत अर्थ को बताए, वहाँ विलोम शब्द होता है। जैसे मौन, मुखर, अंधेरा, उजाला, उपत्या, अधिपत्या, बहुत सारे शब्द हैं। महान, क्षुद्र, आचार, अनाचार, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो विलोम शब्द और अनुलोम शब्द, यानी अनुलोम जो है सीधा शब्द, विलोम का उल्टा शब्द है। आश्रित, निराश्रित, औन्नति, उन्नति, अर्थ, इति, अमिष, निरामिष, आहार, निराहार, यहाँ पे कठिन शब्द हैं जिसके विलोम दे। जैसे आप लोग ग्रामर के बुक में बहुत सारे विलोम शब्द को पढ़े हैं, है ना। उससे यहाँ पर कुछ शब्द जो है हटकर हैं, जो कि आपका जो है बड़े लेवल के शब्द हैं। तो आप इसको जरूर नोट कर लीजिएगा, ऐसा नहीं कि आप इसको छोड़ दीजिएगा, ठीक है। Yes, ma'am. यस मैम। इसके बाद आपको अगला टॉपिक पढ़ना है वाक्य, है ना। वाक्य के बारे में आपको पढ़ना है। वाक्य क्या है? अनुभव बता सकते हैं? अनुभव, वाक्य किसे कहते हैं? मैम दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के समूह से बने शब्दों वाक्य कहते हैं। वाक्य कहते हैं। बेटा अभिषेक आप बताएंगे वाक्य के कौन कौन से अंग होते हैं? Yes, ma'am. मैम वाक्य के दो अंग से विधेय। उद्देश्य और विधेय, है ना। प्राची आप बताएंगे, प्राची उद्देश्य किसे कहते हैं बेटा? यस मैम। मैम जिसके बारे में बात की जाती है। देखिए, तो आपने भी देखा, आप लोगों को याद भी है, क्योंकि पिछले कई सालों से आप वाक्य के बारे में पढ़ते आ रहे हो। तो वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। यानी वाक्य में जिसके बारे में यानी बात की जाती है, यानी कर्ता जो होता है उद्देश्य होता है, और कर्ता द्वारा किए गए जो और शब्द हैं वो आपका विधेय होता है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, प्रधानमंत्री लाल किले पर तिरंगा फहरा रहे हैं। यहाँ पर उद्देश्य क्या होगा? आकृति आप बताएंगे। अब उद्देश्य यानी कर्ता, जिसकी कारण होगा वही उद्देश्य होगा। उद्देश्य क्या होगा? यस मैम। मैम जिसकी सहायता से वर्ण किया जाता है। हाँ? आप तो उल्टा बता रहे हैं। उद्देश्य होगा जिसके बारे में बात की जाती है। यहाँ पर हम प्रधानमंत्री के बारे में बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री लाल किले पर झंडा फहराते हैं, तो यहाँ पर कर्ता कौन है आपके? हाँ, अनुराग, अनुराग देखिए, वीडियो ऑन करके कहीं जाना नहीं है, आपको जो पूछा जाए उसका जवाब दीजिए। इसमें कर्ता कौन सा है, कौन है? प्रधानमंत्री लाल किले पर झंडा फहरा रहे हैं। हाँ? मैम झंडा फहरान, मैम प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री करता हुए उद्देश्य क्या होगा? मैम झंडा फहराना। झंडा फहराना उद्देश्य होगा, तो विधेय इसकी कहाँ होगा? आप वाक्य की पहचान। मैम लाल किला। हाँ, इसे वाक्य के दो अंग हुए। कर्ता तो उद्देश्य में हमने बता दिया, उद्देश्य को ही कर्ता कहते हैं। आपने कारक पढ़ा है, कारक जो कर्ता होता है वही यहाँ पर उद्देश्य हो रहा है ना। तो प्रधानमंत्री झंडा फहरा रहे हैं, प्रधानमंत्री जब उद्देश्य है, कर्ता है, तो बाकी जो उनके द्वारा किया गया कार्य है वो आपका विधेय होगा। यानी उद्देश्य होता है जिसके बारे में बात की जाती है,
और विधेय होता है जिसकी सहायता से वर्णन किया जाता है। जैसे यहाँ पे श्याम ने आगरा जाने के लिए टिकट लिया। अनुभव आप बताएंगे यहाँ उद्देश्य क्या है, विधेय क्या है? उद्देश्य श्याम है और विदेह ने आगरा जाने के लिए टिकट लिया। हाँ, यानी कर्ता यानी उद्देश्य यहाँ पर श्याम है और उनके द्वारा किए गए कार्य का वर्णन किया जा रहा है कि श्याम ने आगरा जाने के लिए टिकट लिया। तो टिकट आगरा जाने के लिए टिकट किया, ये आपका पूरा विधेय हो गया, है ना। बुद्धिमान व्यक्ति किसी से झगड़ा नहीं करता। मुस्कान, इस वाक्य में क्या होगा? उद्देश्य विधेय कहाँ पर है? मैम बुद्धिमान उद्देश्य एंड विधेय व्यक्ति किसी से झगड़ा नहीं करता। बुद्धिमान व्यक्ति इसका उद्देश्य और किसी से झगड़ा नहीं करता, ये विधेय है। चलिए यहाँ आपने सही बताया। तो अब वाक्य के लिए आवश्यक 6 तत्व होते हैं जिन तत्वों से मिलकर वाक्य का निर्माण होता है। क्या होता है? वाक्य निर्माण के लिए 6 तत्वों का होना जरूरी होता है। पहला तत्व इसमें सार्थकता, सार्थक वाक्य है। सार्थकता का मतलब वाक्य सार्थक होना चाहिए। दूसरा है क्रम, यानी वाक्य में शब्दों का सही क्रम होना चाहिए। योग्यता, वाक्य में योग्यता के आधार पे शब्दों का चयन होना चाहिए। आकांक्षा, यानी हम कार्य करने के जो उत्सुक होते हैं वह चीज उसमें दिखना चाहिए। आसक्ति और अनन्वय, ये आपके 6 वाक्य के लिए आवश्यक तत्व हैं। देखिए यहाँ पे बताया भी गया है सार्थकता यानी सार्थक शब्दों का प्रयोग। जब सार्थक शब्दों का प्रयोग होगा तभी वाक्य की भाव अभिव्यक्ति सही होगी। अगर सार्थक शब्द नहीं लिखे हैं, अब लिख दिया गया है नाव में नदी तैरती है, तो क्या यह वाक्य सार्थक है? आकृति, हाँ, शब्द वही है, शब्द वही है, लेकिन यहाँ शब्दों का क्रम अव्यवस्थित हो गया है। नाव में नदी नहीं तैरेगी बल्कि नदी में नाव तैरेगी, है ना। तो सार्थकता हो गया क्रम, यानी वाक्य में शब्दों का एक निश्चित क्रम होना चाहिए। नाव में नदी है, आपका गलत है, नदी में नाव है, यहाँ आपका सही होगा। योग्यता यानी प्रसंग के अनुकूल वाक्यों में भाव का बोध होने वाली योग्यता का यानी क्षमता होनी चाहिए। जैसे हिरण उड़ता है, क्या ये वाक्य सही होगा? हाँ, नो मैम, उड़ना नहीं है। हिरण की योग्यता क्या है? दौड़ना है। अगर हम कहते चिड़िया उड़ती है तो चिड़िया की योग्यता उड़ना है। बाघ उड़ता है तो बाघ उड़ेगा नहीं। यानी सब हर पशु पक्षी की या व्यक्ति की अलग अलग योग्यता होती है, इसलिए हमें वाक्य में सार्थक योग्यता भी होना आवश्यक होता है। आकांक्षा, आकांक्षा का मतलब होता है श्रोता की जिज्ञासा, जो सुन रहा है वाक्य का उसकी जिज्ञासा, यानी भाव, वाक्य भाव के दृश्य पूर्ण होना चाहिए, अधूरा नहीं होना चाहिए। कि भाव को समझने के लिए कुछ जानने की इच्छा न हो, यानी इस तरह से वाक्य होना चाहिए। उस वाक्य का भाव जो है एक बार व्यक्ति सुनी तो श्रोता सुनी तो समझ जाए, है ना। इस प्रकार से बात होना चाहिए। आसक्ति यानी समीपता, अनन्वय यानी पदों में व्याकरण की दृष्टि से लिंग, पुरुष, वचन, कारक आदि का सामंजस्य होना चाहिए। देखिए बेटा, व्याकरण का मतलब यही होता है कि हम जो भी बोले जो भी लिखे वो हमारा जो है व्यवस्थित क्रम में हो, वहां पर हमें लिंग, वचन, पुरुष, कारक आज का ध्यान में रखते हुए सामंजस्य करना होता है। तो वाक्य का एक उद्देश्य भी है अनन्वय, ठीक है। जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया है, गुप्ता जी का लड़का का हाथ में बंदूक था। क्या यह वाक्य पढ़ने में आपको सही लग रहा है? नो मैम। नो मैम, मुस्कान,
ये लड़का मैम गुप्ता जी के गुप्ता जी के लड़के के हाथ में बंदूक था। ये आपका टर्म सही हो रहा है, यानी हमें जो कहना है वो हमें लिंग वचन और कारक सब चीज को देखते हुए ध्यान में रखते हुए बात कहना चाहिए। प्राची पढ़ता है, अगर हम ये बात कह रहे हैं तो क्या सही है ये? हाँ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमें लिंग का ध्यान नहीं दिया। पढ़ता है एक पुल्लिंग शब्द है, हमें यहाँ पे कहना चाहिए प्राची पढ़ती है। कोयल कूकती है, अगर हम इसको कह दे कोयल कूकता है तो क्या वाक्य सही होगा? हाँ प्राची, हाँ अभिषेक, कोयल के साथ क्या होगा? कोयल कूकती है, कूकता होगा, क्या होगा? किसकी मैम तरह? कूकती है। हाँ मैम कोयल कूकती है। चलिए, तो वाक्य के जो 6 तत्व थे आप लोगों को मालूम हो गया। वाक्य सार्थक होना चाहिए, क्रमबद्ध होना चाहिए, योग्यता अनुसार होना चाहिए, आकांक्षा यानी उसकी जानने की जिज्ञासा होना चाहिए, समझ के व्यक्ति, और फिर आसक्ति यानी उसमें जो है संवेदता होना चाहिए, एक वाक्य दूसरे वाक्य को जोड़ते हुए होना चाहिए। अन्वय यानी अगर हम वाक्य में भेद, शब्द भेद आप लोगों ने इसमें पढ़ा, 7 में पढ़ा था शब्द भेद, तो अगर हम शब्द भेद देते हैं तो आपको वहाँ पर लिंग वचन कारक जो भी कुछ है उसके आधार पे उसका भेद करना होगा, तो ऐसा वाक्य में होना चाहिए। तो चलिए आज हम इसके बाद वाक्य के बारे में जानने के बाद अब हम ये देखेंगे कि वाक्यों का वर्गीकरण किस आधार पे हुआ है। तो वाक्यों का वर्गीकरण 2 आधार पे किया गया है। किस आधार पे किया गया है? कितने आधार पे? 2 आधार पे। पिछले क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था ना, रचना के आधार पे, अर्थ के आधार पे। जैसे शब्दों का वर्गीकरण हुआ है ऐसे ही वाक्य का भी वर्गीकरण हुआ है। शब्दों का आधार कई था, रचना था, उत्पत्ति था, अर्थ के आधार पे था, विकारी और अविकारी विकार के आधार पे था। शायद हम विकारी अविकारी आप लोग बताए हैं ना, विकारी शब्द अविकारी शब्द, हाँ यस मैम। विकारी अविकारी शब्द के बारे में बताए कि नहीं बताए? पता है आपको विकारी शब्द क्या होता है? यस मैम। रत्नेश आप बताएंगे? यस मैम। रत्नेश, जब आप लोग बता पाओगे तो समझ में आएगा हमें कि कितना हम पढ़ाए हैं आप लोगों को। रत्नेश उत्तर दीजिए। मुझे लग रहा है रत्नेश का नेटवर्क प्रॉब्लम है। चलिए आकृति आप बताइए। हाँ आकृति आप बताइए बेटा, विकारी शब्द किसे कहते हैं? आकृति आप बिल्कुल नहीं ध्यान देती है। हम जब भी व्याकरण का कोई भी शब्द के बारे में बताते हैं तब विकारी विकारी शब्द को आपका जरूर पहचान कराते हैं। अनुराग आप बताइए। अनुराग देखती रहती है ना। अनुराग आप बताइए बेटा, विकारी शब्द किसे कहते हैं? सबसे बड़ी कमी आप लोगों की भूल जाने वाली, जो लोग ध्यान से नहीं पढ़ते वही भूलते हैं। हाँ अनुभव आप बताइए, विकारी शब्द किसे कहते हैं? जो सब लिंग वचन कारक के आधार पर परिवर्तित नहीं होते वो विकारी शब्द कहलाते हैं। लिंग वचन कारक के आधार पे परिवर्तित होते हैं बेटा, परिवर्तित होते हैं। विकारी का मतलब तब विकार उत्पन्न होना। विकार कब होता है? जब हम हेरा फेरी कर देते हैं, शब्द बदल जाते हैं, लिंग वचन कारक के आधार पे शब्द बदल जाते हैं, तो उसमें विकार उत्पन्न हो जाता है, इसलिए हम इसको विकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्द के अंतर्गत कौन कौन शब्द आते हैं याद है? यस मैम। यस मैम। बताइए अनुभव।
क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। आप कंफ्यूजन में हो, इधर का उधर कर रहे हो। प्राची आप बताएंगे विकारी शब्द। मैम संज्ञा सर्वनाम क्रिया और विशेषण। वेरी गुड। मुस्कान आप बताएंगे अभिकारी शब्द किसे कहते हैं? मैम जो शब्द लिंग, वचन, कारक और काल के आधार पर अपना परिवर्तन कर देते हैं उसे अभिकारी शब्द कहते हैं। इसमें संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और क्रिया विशेषण। वेरी गुड। देखिए जिन बच्चों ने पढ़ा है ध्यान से उनको याद है और हमेशा याद रहेगा। ये चीज जानिए, आज के आप लोग जो भी चीजें हाई स्कूल स्तर तक, 8th स्तर तक जितना भी याद कर पाओगे वही चीजें आपकी नींव है। नींव मजबूत होता है तो भवन भी मजबूत होता है। तो आप 8th तक आपकी नींव है। अगर 8th तक आप सारी चीजों के बारे में बढ़िया से जानकारी ले लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो आगे नई चीज आपको कोई पढ़ाएगा और आगे के कंपटीशन में ये सारी चीजें आना है, ये भी तय है। आप अभी कंपटीशन में खा लीजिए, ग्रामर में यही सारी चीजें पूछा जाता है बीच से। जब आप पढ़े रहोगे तभी आप बता पाओगे, नहीं तो ऐसे भूल जाओगे। और आगे 9th 10th में आपको इस ग्रामर पढ़ाया भी नहीं जाएगा। इसलिए हम आप लोगों को कंपटीशन लेवल पर तैयार कर रहे हैं, क्योंकि 8th 7th तक की जो भी आपका ग्रामर का बुक था उसमें आप लोगों ने सारा ग्रामर पढ़ लिया है, क्योंकि व्याकरण में जितना भी होना चाहिए वो सारी चीजों की जानकारी हो गई आपको। अब साहित्य के बारे में क्या होगा, इसको आपको 9th से पढ़ना होगा, साहित्यिक चीज का। और सामान्य हिंदी में जो ग्रामर होता है वो सारे ग्रामर आप लोग पढ़ चुके हैं। तो चलिए, तो विकारी अधिकारी अब तो सबके समझ में आ गया होगा, है ना? अब हम वाक्यों का वर्गीकरण Yes, तो वाक्यों का वर्गीकरण 2 आधार पे होता है, एक रचना के आधार पे, दूसरा अर्थ के आधार पे। रचना के आधार पे आपका होगा सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। आकृति, यही कमी है सबसे बड़ी आपकी, आकृति। पढ़ते समय आप बातें कर रही हो तो कैसे आपको याद होगा? रचना के आधार पे वाक्य के 3 भेद किए गए हैं, सरल, संयुक्त और मिश्रित। सरल वाक्य में क्या होता है, एक उद्देश्य और एक विधेय, यानी बिल्कुल सरल वाक्य है। राम पढ़ता है, सीता गाती है, अनुराग दौड़ते हैं, अभिषेक क्रिकेट खेलते हैं, आकृति गाना गाती है ना? इसमें एक उद्देश्य एक विधेय है। तो आपका ये पूरा सरल वाक्य हो गया, है ना? वर्षा हो रही है, सूर्योदय होते ही कुहासा जाता रहा, सीता और गीता किताब हिंदी की किताब पढ़ रही है। इसमें एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय है, सरल वाक्य। अनुराग समझ में आया सरल वाक्य? हाँ, महात्मा गांधी का जन्म गुजरात में हुआ था, इन्होंने किया, है ना? यानी एक वाक्य है जो एक उद्देश्य और एक विधेय होगा, तो आप ये जानिए वो सरल वाक्य है। दूसरा आपका है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य क्या होता है बेटा? जब 2 या 2 से अधिक वाक्य किसी समुच्चय बोधक शब्द की सहायता से जुड़े होते हैं तब वहां पर संयुक्त वाक्य होता है। अब समुच्चय बोधक शब्द, समुच्चय आ गया, यहाँ पे अव्यय शब्द आ गया, तो आपको अव्यय समुच्चय की पहचान तो होनी चाहिए। कैसे आप जान पाओगे? जैसे यहाँ लिखा किसी समुच्चय बोधक अव्यय की सहायता से जुड़े हो, तो अब समुच्चय बोधक क्या है? अभिषेक यादव आप जानकारी दे दीजिए अपने साथियों को, सहपाठियों को, क्योंकि कुछ लोग हैं जो बिल्कुल याद नहीं रखते और हमें विश्वास है कि आपको याद होगा। चलिए आप बता दीजिए समुच्चय बोधक। मैम जो शब्द 2 वाक्यों को जोड़ने के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय शब्द कहते हैं, जैसे और, एवं, अथवा, इसलिए आदि। हाँ, बहुत अच्छा आपने बताया। वाक्यों में जो शब्द वाक्यों के
शब्दों को एक दूसरे से जोड़ने का काम करती है। किसी वाक्य में शब्दों को जोड़ने वाले काम करने वाले शब्दों को हम योजक शब्द कहते हैं। जैसे राम और श्याम बाजार जा रहे हैं, तो और क्या हो गया यहाँ पर? समुच्चय बोधक, है ना। मैं आज फैजाबाद जाने वाली थी परंतु नहीं जा पाई। अब परंतु आ गया तो ये भी समुच्चय बोधक शब्द है। फैजाबाद जाने वाली थी, एक वाक्य हुआ, नहीं जा पाई दूसरा वाक्य हुआ, है ना। परंतु एक समुच्चय बोधक शब्द आ गया इसमें। तुम्हें वहां जाना था फिर भी तुम नहीं गए। तुम्हें वहां जाना था एक बार, फिर नहीं गए, फिर भी नहीं गए। तुमको मैंने कहा था ये काम कर लेना, फिर भी तुमने याद नहीं किया, है ना। तो ये सारे शब्द जो हैं समुच्चय बोधक शब्द को आप याद कर लीजिए कौन कौन से हैं। बस आप अगर किसी वाक्य में उन शब्दों को देखिएगा, आप बिना कुछ सोचे समझे आप बता सकते हैं कि संजय संयुक्त वाक्य है। अगर आपको लगे कि एवं, तथा, अथवा, और, किंतु, लेकिन, परंतु, फिर भी, बल्कि, ये सारी चीजें आ जाए समुच्चय बोधक शब्द, तो आप जानिए कि यह वाक्य संयुक्त वाक्य है। जहाँ पे आपको समुच्चय बोधक शब्द, जिस वाक्य में आपको समुच्चय बोधक शब्द दिखाई दे, तो आप वहां पर जानकारी कर लीजिएगा कि ये वाक्य संयुक्त वाक्य है। ठीक है, अब तो समझ जाओगे, पहचान कर लोगे ना वाक्य। यस मैम। हाँ बेटा, यस मैम। चलिए बेटा, अब आपका है सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य। यहाँ पे देखिए बहुत सारे उदाहरण दिए गए हैं। मैं कल सभा में भाषण दूंगा या एक पत्र पढ़ूंगा। भाषण दूंगा और दूसरा वाक्य है पत्र पढ़ूंगा, उसको जोड़ने का काम कर रहा है या, है ना। सूर्योदय होता है और धूप खिल जाती है। सूर्योदय होता है, धूप खिल जाती है। अलग अलग दो वाक्य हैं, लेकिन और समुच्चय बोधक शब्दों से जुड़े हुए हैं। उसने न केवल गरीब को लूटा बल्कि उसकी हत्या भी कर दी। तो गरीब को लूटा, उसकी हत्या कर दी। यहाँ भी दो वाक्य हो गए, बल्कि भी आ गया। भी आपका निपात में आएगा। अब निपात भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। निपात क्या है? पिछले साल आप लोगों को पढ़ाया गया था। यानी आप कोई भी वाक्य प्रयोग कर रहे हैं, वाक्य में जितने भी शब्द आते हैं, हर शब्द कुछ न कुछ व्याकरण के दृष्टि से कुछ न कुछ नाम होता है इसका, है कि नहीं अभिषेक? होता है ना? यस मैम। तो इसे यस मैम। है, निपात के बारे में भी आप लोग पढ़े थे। अगर ना याद हो तो आप लोग अपनी सर्वन की ग्रामर की बुक देख लीजिएगा। और एक काम कीजिएगा, आप लोग अपनी ग्रामर की बुक किसी को मत देना। आई बात समझ में? बुक को किसी को यस मैम। अगर आप थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स जो भी रखे हो, लेकिन सिक्स, सेवंथ की तो आप किसी को मत देना। बाकी आप दे भी दीजिएगा, लेकिन सिक्स, सेवंथ की अगर रखे हो तो नहीं। हाँ चलिए, इस प्रकार से आप संयुक्त वाक्य की पहचान कर लेंगे, है कि नहीं? हाँ यस मैम। अब यस मैम। संयुक्त वाक्य चार प्रकार के होते हैं। क्या प्रकार के होते हैं? चार प्रकार के। 4 प्रकार की। संयोजक, विभाजक, विकल्प सूचक, परिणाम सूचक। इन चारों को यहाँ हमने डिटेल में नहीं बताया है, लेकिन आपके सेवेंथ की बुक में डिटेल में है, सबका वाक्य दिया। संयोजक हम इसका समझा दे रहे हैं, आप लोग समझ जाइएगा। संयोजक जो वाक्य में जोड़ने का काम कर रहा है। जैसे राम और सीता पति पत्नी है, तो यहाँ राम और सीता को जोड़ने का काम हो रहा है ना। अभिषेक और यस यस मैम। मैम। मित्र है, यहाँ जोड़ने का काम हो रहा है ना। ये हो गया। विभाजक, विभाजक होता है जो वाक्य को तोड़ने का काम करता है, विभाजन करने का काम करता है। जैसे
मैं बाजार जाने वाली थी परंतु नहीं गई। यहाँ पे हमारा बाजार से संपर्क टूट गया ना, जाने वाली थी वाक्य में संपर्क टूटा है ना, अलग हो रहे हैं। किंतु परंतु यस मैम। लेकिन आप जान लीजिएगा, और तथा एवं ये आपके संयोजक का है पहचान। तथा एवं और अगर वाक्य को जोड़ने वाले हैं, इसीलिए इसको संयोजक कहते हैं। ठीक है, अगर एक चीज लगा हो तो आप जानिए संयोजक है। विभाजक किंतु लेकिन परंतु अगर आ जाएगा तो आप जानिएगा कि विभाजक वाक्य है। संयुक्त अर्थ में ये विभाजक है। ठीक है, विकल्प सूचक में जैसे विकल्प, विकल्प में आप केवल, बल्कि, ये चीज आपका विकल्प है ना। जैसे वाक्य हुआ मुझे केवल 10 रुपए चाहिए। विकल्प क्या है? केवल 10 रुपए चाहिए। हमारे पास मुझे रुपए चाहिए, लेकिन इसका विकल्प क्या है कि 10 रुपए चाहिए। मुझे केला नहीं बल्कि आम प्रसिद्ध है, आम पसंद है। यहाँ भी विकल्प है ना, तो विकल्प सूचक यस शब्द। मैम। परिणाम है, जैसे परिणाम शायद आज वर्षा हो, संभवतः कल मैं वहां जाऊं, या इस तरह के अगर वाक्य आते हैं जो परिणाम को दर्शा रही है। परिणाम क्या है कि वर्षा होने वाली है ना, तो यहाँ पर परिणाम सूचक होगा। इसको डिटेल में आप पढ़ लीजिएगा इसकी बुक में, बहुत सारे वाक्य इसमें दिए गए एग्जाम्पल। चलिए तीसरा आपका मिश्र वाक्य है। मिश्र वाक्य में क्या होता है? जब किसी वाक्य में एक प्रधान वाक्य हो और एक से अधिक आश्रित उपवाक्य हो तो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। एक प्रधान वाक्य हो और एक से अधिक उसमें आश्रित, उस वाक्य से आश्रित हो तो वहां पे मिश्र वाक्य होंगे। इसका भी पहचानने का चिन्ह है कि जो वह, जितना, उतना, जैसे, तैसे, वैसे, यदि, तो, अगर, जिधर, उधर, यद्यपि, तथा, आदि, है ना। जैसे उसने कहा कि आज छुट्टी हो जाएगी, कि यहाँ पे निपात चिन्ह है ना, तो ये आपका मिश्र वाक्य है। यदि अधिक दौड़ोगे तो थक जाओगे, तो आपका, अब यहाँ देखिए निपात का चिन्ह अगर दिखे तो आप जानिए मिश्र वाक्य है। अगर योजक का चिन्ह दिखे तो आप जानिए संयुक्त वाक्य है। अब आप चिन्ह के बारे में पढ़ो होंगे तब तो याद होगा, तब तो आप बता पाओगे। यस मैम। तो याद करना जरूरी था, अगर नहीं याद है तो याद कर लीजिए, वाक्य की पहचान करना आसान होगा। अगर आपको योजक चिन्ह याद है, निपात याद है, तो आप इसका जो है आराम से अंदाजा लगा सकते हैं। अगर कहीं आप योजक चिन्ह दिखे वाक्य में तो आप जान लीजिए कि संयुक्त वाक्य है, और जब कहीं निपात चिन्ह आपको दिखे तो आप जान लीजिए कि यहाँ पर मिश्र वाक्य है। ठीक है, यस मैम। आसान यस तरीका, मैम। आसान तरीका हमने बता दिया है वाक्य की पहचान करने के लिए। ठीक है, और भी एग्जाम्पल है, या सभी विद्यार्थी जानते हैं कि अध्यापक उनके हित की बात करते हैं, तो की भी आपका निपात है, जो, तो, की, जैसे, वैसे, सारे निपात चिन्ह है। जैसे ही सूर्योदय हुआ वैसे ही कुआसा जाता रहा, जो जागेगा सो पावेगा, जो सो निपात का चिन्ह है ना। तो सारे निपात के चिन्ह जब आ रहे हैं तो हम क्यों ना दिमाग में बैठा लें कि जहां निपात का चिन्ह दिखे जिस वाक्य में, वह वाक्य मिश्रित है। आपको इतनी बड़ी परिभाषा याद करना है, जब किसी वाक्य में एक प्रधान वाक्य हो और एक से अधिक उसमें आश्रित उपवाक्य हो, तो यहाँ पे आपको समझना थोड़ा टफ लग रहा है ना। आश्रित उपवाक्य हो तो यस वाक्य कहते हैं, इतना टफ लग रहा है। लेकिन अगर आपको इतना हो, जब किसी वाक्य में निपात का चिन्ह दिखे तो आप जानिए मिश्रित वाक्य है। तो ये आपको सरल, बिल्कुल जल्दी से तैयार हो जाएगा। निपात का चिन्ह अगर आपको याद है, बस आप मिश्र वाक्य की पहचान कर लेंगे।
ठीक है। तो आज आपका हो गया ये रचना के आधार पे वाक्य के लिए, एक सरल वाक्य, रचना के वाक्य पे सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य, तीनों प्रकार के वाक्य थे। आप लोग इस नोट्स को तैयार करेंगे और हर नोट्स में आप 3-3 उदाहरण लिख लेंगे। कोई जरूरी नहीं है यहाँ का उदाहरण आप लिखे, आप अपने से भी घर बना के लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तो अच्छा लिख दिया गया है, आप और भी अच्छा उदाहरण देख के लिख सकते हैं। तो नोट्स आप रोज का रोज तैयार करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस बेटा, यस मैम। आज के लिए इतना ही। जो 4-6 लोग पढ़ने वाले थे, जिनको जिज्ञासा थी, वही जुड़े भी हैं। बाकी जो नहीं समझ रहे हैं, अपने भविष्य को जुड़ना भी नहीं चाहते, उनको लग रहा है कि ग्रामर बिल्कुल नीरस विषय है ना, नीरस, इसलिए वो नहीं जुड़ते। तो चलिए बेटा, आप लोग जुड़े, इतना समय दिए, बहुत कुछ सीखे, ठीक है। इसको नोट्स कर लीजिएगा, यस मैम। और आज नहीं तो कल आपको 2-4 साल बाद कंपटीशन में बैठेंगे, तब आप सोचेंगे कि मैंने मुझे पढ़ाई, क्योंकि आईएएस के बाद आप कहाँ पढ़े, हमें पढ़ाना है, रहेगा नहीं। अगर आप दूसरे स्कूल में जाओगे, कम से कम वहाँ याद तो करोगे कि मैंने मुझे पढ़ाया था, क्योंकि ग्रामर पढ़ाई नहीं जाएगी कहीं और। यस मैम। इसको नोट्स आप लोग तैयार कीजिएगा और बढ़िया से आजीवन अपने पास रखिएगा। चलिए बेटा, सेशन इन करते हैं। गुड बाय। बाय मैम। Goodbye. बाय।